हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले अडानी के पास करीब 119 बिलियन डॉलर संपत्ति थी। इस संपत्ति के बल पर वे दुनिया के चौथे अमीर थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा खेल पलटा कि अडानी टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार एक हफ्ते के अंदर ही अडानी के 65 बिलियन डॉलर डूब चुके हैं। इसके पीछे का कारण है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि इसके लिए यानी कि अडानी को अमीर बनाने के लिए अडानी के भाई विनोद अडानी और अन्य कई रिश्तेदारों की मदद से विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां खोली गईं और उनका पैसा अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, जिससे अडानी के शेयरों की कीमतें अंधाधुंध तरीके से बढ़ी, जबकि असल में ये कंपनियां है ही नहीं, ना ही इनकी वेबसाइटें हैं, ना यहाँ पर कोई काम करने वाला है। इनके कई सारे एड्रेस तो सेम हैं, लेकिन इनका करोड़ों रुपया अडानी की भारत स्थित कंपनियों में लगाया गया। एक तरह से ये सीधे तौर पर ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टैक्स चोरी का भी मामला है। यहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के एक 20 साल पुराने फर्जीवाड़े का भी जिक्र किया है, जिसकी जांच भारत में डीआरआई के द्वारा की जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार आते ही उस केस को बंद कर दिया गया। इस 20 साल पुराने केस में भी ऐसे ही अडानी ग्रुप पर सेल कंपनियों के माध्यम से भारत सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा था। आज इसी पुराने केस को खोलकर इसकी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अडानी के इस 20 साल पुराने केस पर ईपीडब्ल्यू मैगजीन ने भी साल 2017 में एक खबर पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट का नाम था कि क्या अडानी ने चालाकी से 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया। दरअसल ये कहानी अडानी की कंपनियों के द्वारा किए जा रहे उस फ्रॉड की थी, जिसे भारत सरकार के ही राजस्व विभाग की खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने खोज निकाला था। दरअसल देश में एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार कुछ स्कीमें लाती रही, जिससे कि देश की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकें। इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट या आर्थिक प्रोत्साहन देकर मोटिवेट किया जाता है। ऐसे ही साल 2003 और 2004 में केंद्र सरकार द इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लेकर आई। इसी में एक स्कीम थी टारगेट प्लस स्कीम। केंद्र सरकार की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर चलाई जा रही ऐसी कई स्कीमों के द्वारा कॉर्पोरेट कंपनियों को भारत में बनाए प्रोडक्ट्स को विदेशों में निर्यात करने के लिए मोटिवेट किया जाता था। जो कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करती उसे उसी तरह का स्टेटस दिया जाता और प्रोत्साहन भी उतना ही बढ़ा दिया जाता। इसके लिए सालाना एक्सपोर्ट के आधार पर ही कंपनियों की रैंकिंग बनाई जाती थी। साल 2003 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने द ड्यूटी फ्री क्रेडिट इंटाइटलमेंट स्कीम यानी DFCE स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम में यह व्यवस्था की गई कि पिछले साल यानी 2002 के मुकाबले जो कंपनियां 2003 में अधिक एक्सपोर्ट करेंगी, उन्हें बढ़े हुए एक्सपोर्ट पर 10% तक का फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए शुरू की गई इन अलग अलग प्रोत्साहन स्कीम्स में बाकी चीजों के एक्सपोर्ट्स की तरह ही सोने और हीरे का निर्यात भी शामिल था और इनके निर्यात पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन लिया जा सकता था। बाकी चीजों के निर्यात के मुकाबले इसकी कीमत ज्यादा थी, इसलिए सरकार से मिलने वाला फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी करोड़ों में हो सकता था। और इसी लाभ को लेने के लिए अडानी ग्रुप ने एक खेल रचा। इस स्कीम से पहले अडानी ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियां मुख्यतः कपड़ा और खाद्यान्न आदि का एक्सपोर्ट किया करती थी। साल 2003 और 2002 में अडानी ग्रुप एक छोटा ग्रुप था, जिसका टर्नओवर मात्र 400 करोड़ रुपए करीब था। इसलिए इस स्कीम से फायदा लेने के लिए अडानी ग्रुप ने गोल्ड, ज्वेलरी और डायमंड का निर्यात करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार से ज्यादा फायदा लेने के लिए भी ज्यादा एक्सपोर्ट दिखाना था और अपने एक्सपोर्ट को बहुत बड़े आकार में दिखाने के लिए ही अडानी ग्रुप ने अंदर ही अंदर एक घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस खेल को डीआरआई ने पकड़ लिया। इस खेल पर डीआरआई का कहना था कि DFCE स्कीम की घोषणा के बाद अडानी ग्रुप ने चालाकी से अलग अलग दर्जनों कंपनियों से सांठगांठ की और इस स्कीम से पैसा कमाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया। यहाँ सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब समझना भी जरूरी है। सर्कुलर ट्रेडिंग एक तरह से ऐसे ही है जैसे किसी एक ही चीज को बार बार बेचा जाए और बार बार उसे ही खरीद लिया जाए। डीआरआई के अनुसार अडानी ग्रुप ने विदेशी सेल कंपनियों से सांठगांठ करके गोल्ड और डायमंड का बार बार एक ही सामान का आयात किया और फिर निर्यात किया, फिर आयात किया, फिर निर्यात किया। एक ही सामान बार बार बनाया जाता और बार बार उसे निर्यात किया जाता, जिससे उसके ओवरऑल निर्यात का आकार बढ़ गया और इस बढ़े हुए निर्यात पर वो इस स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन विदेशी कंपनियों को गोल्ड और डायमंड बेचा जाता था और जिनसे खरीदा जाता था,
उन विदेशी कंपनियों को भी अडानी साहब खुद ही चला रहे थे। DRI के अनुसार अडानी ने जिन कंपनियों के साथ ये चालाकी की वे 5 कंपनियां हैं: हिंदुजा एक्सपोर्ट्स, आदित्य कॉर्पेक्स, बगाड़िया ब्रदर्स, जयंत एग्रो और माइडेक्स ओवरसीज। ये तो रही भारतीय कंपनियां। अडानी ने 45 विदेशी कंपनियों के साथ भी इस तरह ही काम किया। इन 45 कंपनियों को भी अडानी ग्रुप ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेज कर रहा था और दिखा ऐसे रहा था जैसे मार्केट में उसकी कंपनी की कितनी मांग बढ़ी हुई है, भारत से गोल्ड डायमंड का कितना निर्यात जोरों शोरों पर चल रहा है। जैसे हिंडनबर्ग ने विनोद अडानी पर विदेशों में फर्जी कंपनियां चलाने का आरोप लगाया है, वैसे ही DRI ने भी विनोद अडानी को इस मामले में आरोपी बनाया था। इस पूरे फ्रॉड के परिणाम स्वरूप अडानी ग्रुप की मेन कंपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर एक ही साल में 11 गुना बढ़ गया। और ये भी कुछ नहीं है, इनकी दूसरी कंपनी HEPL के टर्नओवर में 160 गुना वृद्धि हुई और ऐसे ही ACPL के टर्नओवर में 150 गुना वृद्धि हुई। अब सवाल यह है कि 1-2 साल के अंदर ही किसी कंपनी में इतनी वृद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए अडानी ग्रुप के इस फ्रॉड पर DRI की नजर पड़ गई। DRI एक तरह से राजस्व विभाग की CBI है, मतलब राजस्व विभाग की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम गोल्ड, नारकोटिक्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स और बाकी चीजों की स्मगलिंग पर रोक लगाने का होता है। साथ ही DRI ब्लैक मनी, कमर्शियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग आदि का भी केस देखती है। DRI ने अडानी ग्रुप के टर्नओवर में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि को नोटिस किया और मार्च 2007 में एक शोकेस नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में DRI ने बताया कि अडानी ग्रुप के द्वारा साल 2003, 4, 5 में गोल्ड और डायमंड में बड़े स्तर पर निर्यात किया गया, लेकिन 3 साल बाद अडानी ग्रुप का निर्यात अचानक से सिर्फ 1/3 रह जाता है। यानी जितना उसने पिछले साल निर्यात किया था उसका लगभग 33% निर्यात रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 3 साल की सरकारी योजना चल रही थी वो समाप्त हो चुकी थी, जिससे अडानी फायदा ले रहे थे। जब ये फायदा मिलना बंद हो गया तो अचानक ही उनका एक्सपोर्ट भी आधा भी नहीं रहा बल्कि तिहाई तक गिर गया। अगर ये असल एक्सपोर्ट होता तो कभी भी ऐसे अचानक नहीं गिरता, मतलब कि घपला करके एक्सपोर्ट ज्यादा होता हुआ दिखाया गया। इसका सिंपल मतलब यह है कि बड़ी ही चालाकी से सरकारी स्कीम से करोड़ों रुपए कमाने के लिए अडानी ने आर्टिफिशियल तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ता हुआ दिखाया। DRI ने इसे एक फ्रॉड माना और इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस माना, जिसमें बाहरी कंपनियों यानी कि विदेशी कंपनियों के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की गई, जिसे अडानी ग्रुप ने कुल करीब 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ लिया। DRI ने इसे लेकर अडानी को कई बार नोटिस भेजे और ये जांच चल ही रही थी कि केंद्र में मोदी सरकार आ जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद साल 2015 के नवंबर महीने में कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SESTAT ने अडानी पर लगे सभी चार्जेस को एक आदेश देकर हटा लिया। अडानी पर लगे सभी चार्जेस हटाते हुए SESTAT ने कहा कि सर्कुलर ट्रेडिंग वाली बात सही नहीं है और इस तरह अडानी इस केस से मुक्त हो गए। SESTAT ने अडानी को मुक्त करते हुए DRI के द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण सबूतों को भी इग्नोर कर दिया। EPW मैगजीन की खबर के अनुसार इनमें से एक सबूत तो एक ईमेल था जिसमें अडानी की कंपनियों के अलग अलग अधिकारी शामिल थे। इन ईमेल्स के आदान प्रदान में इस बात का जिक्र था कि डायमंड्स के एक ही सेम सेट को पहले आयात किया जाना था, फिर निर्यात किया जाना था, फिर आयात करना था, फिर इंडिया से ही निर्यात करना था। इंडिया से दुबई और फिर सिंगापुर की जिन कंपनियों को गोल्ड और डायमंड निर्यात किया जाता था, कमाल की बात यह है कि वो कंपनियां भी अडानी ग्रुप खुद ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैंडल कर रहा था। बावजूद इसके SESTAT ने अडानी से सभी चार्जेस हटा लिए। DRI ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की, लेकिन अप्रैल 2016 में इस अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम रिव्यू पिटीशन डालने का था, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहने दिया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कोई रिव्यू पिटीशन नहीं डाली। सवाल यह है कि जब खुद सरकारी खुफिया एजेंसी ने ही तथ्यात्मक तौर पर खुलासा किया था और अडानी ग्रुप को नोटिस भेजे थे, फिर मोदी सरकार आने के बाद इस फ्रॉड केस पर आगे सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जा रही? ये एक महत्वपूर्ण सवाल था जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस केस में भले ही मोदी सरकार आते ही अडानी को मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो आज भी जिंदा है कि सिर्फ एक साल में ही किसी कंपनी का टर्नओवर 160 गुना कैसे बढ़ सकता है। इन सवालों से जुड़े केस में भले ही आप मुक्त हो गए हों, लेकिन सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि हमने मॉरिशस की कॉर्पोरेट रजिस्ट्री के कागजातों को तलाशा, जिससे पता चला कि अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी इन फ्रॉड कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। हमने ऐसी 38 सेल कंपनियों को खोजा है जिन्हें विनोद अडानी और उनके विश्वसनीय लोगों के द्वारा साइप्रस, UAE, सिंगापुर और कैरिबियन आइलैंड्स में चलाया जा रहा है। इन सेल कंपनियों ने भारत की अडानी कंपनियों में बिलियंस डॉलर लगाए हुए। इन कंपनियों में ना कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है, ना इनमें कोई कर्मचारी हैं, ना इनके इंडिपेंडेंट एड्रेस हैं।
न इनके फोन नंबर हैं, न ही मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस है। इसके बावजूद इन सेल कंपनियों ने भारत की अडानी की कंपनियों में बिलियंस डॉलर लगाए हुए हैं। ये पैसा किसका है? अगर ये अडानी का ही पैसा है तो ये ब्लैक मनी का पैसा हुआ, टैक्स चोरी का मामला हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, जिसके बल पर अडानी के शेयरों की कीमत बढ़ाई गई और लोगों को झांसा दिया गया। लेकिन जिस तरह डीआरआई ने अडानी का केस खोला, क्या आज नरेंद्र मोदी सरकार में ईडी या सेबी अडानी के खिलाफ जांच शुरू करेंगी? सवाल यह है कि अगर सरकार जनता की है, अगर प्रधानमंत्री जनता के हैं और ईमानदार हैं, तो अडानी पर ऐसी मेहरबानी क्यों? अगर अडानी निर्दोष होंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन कम से कम जांच तो हो, क्योंकि ये करोड़ों की टैक्स चोरी और ब्लैक मनी का मामला है। लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि सरकार अडानी पर कोई जांच बिठाएगी। बहरहाल ये कहानी आज यहीं तक। आप अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर के दूसरे आरोपों को लेकर मेरी बनाई दूसरी वीडियोज भी देख सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊंगा कोई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।